सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम काव्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ साथ ही 4 दोषों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें है श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व और क्लिष्ट दोष के बारे में हम पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में हम इनकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप देखेंगे जैसे कि स्क्रीन में काव्य दोष किसे कहते हैं, इसकी मैंने यहाँ पर परिभाषा दे रखी है कि काव्य रस के आस्वादन में, अर्थात काव्य रस जो होता है उसके आस्वादन में जो तत्व बाधा पहुंचाते हैं, जो तत्व काव्य के रस की हानि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। जिस तरह से काव्य गुण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था वो रस का उत्कर्ष करता है, यानी कि उसे पढ़ने से रस का उत्कर्ष होता है, बढ़ता है। और काव्य दोष क्या करते हैं? काव्य के रस की क्या करते हैं? हानि करते हैं। वो रस के आस्वादन में बाधा पहुंचाते हैं। हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो दोष आने से हमें उसका वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता है जो कि प्राप्त होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने कई आचार्यों के द्वारा ये काव्य दोष की परिभाषाएं जो दे रखी है वो बताई है। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पहले विश्वनाथ की परिभाषा दे रखी है कि उनके अनुसार काव्य दोष क्या है कि काव्य में श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों को नष्ट करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रस का जो आस्वादन करने में बाधा पहुंचाते हैं, चाहे कोई भी रस हो, उसका आस्वादन करने में जो तत्व बाधा पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। यही जो परिभाषा है विश्वनाथ ने दी है। इसके अतिरिक्त वामन ने कहा है कि गुणों के विरोधी तत्व क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। सही है, काव्य गुण से उल्टा क्या हो गया? काव्य दोष हो गया। इसके साथ साथ ही मोम्मट ने कहा है कि काव्य के मुख्यार्थ को नष्ट करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। भाई काव्य का मैं जो हम मुख्य उद्देश्य मानते हैं वो क्या होता है? आनंद प्रदान करना, रस की प्राप्ति करवाना। रस क्या होता है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़कर हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाता है? रस ही तो कहलाता है। किंतु काव्य दोष क्या होते हैं? वो उस आनंद को नष्ट कर देते हैं, तो क्या कहलाएंगे? दोष कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं दोष कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य दोषों के बारे में बता रखा है। पहला होता है शब्द दोष, दूसरा है वाक्य दोष और तीसरा है अर्थ दोष। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है शब्द दोष। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि शब्द दोष क्या होता है कि व्याकरण के नियमों के विरुद्ध किसी शब्द या पद के प्रयोग को शब्द दोष अथवा पद दोष कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगी कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाना लग जाता है। हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो शब्द के द्वारा ही तो, शब्द के अर्थ के द्वारा ही तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध ये शब्द और पद का प्रयोग किया जाता है तब वो शब्द दोष या पद दोष कहलाता है। अर्थात जब किसी काव्य में व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि पाई जाती है तो वहां पर क्या हो जाएगा? शब्द दोष या पद दोष कहलाएगा। चलिए अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि खिले फूल सब गिरा दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फूल है वो क्या है? बहुवचन है। और गिरा दिया है क्या है? एक वचन है। होना क्या चाहिए था? गिरा दिए हैं। भाई बहुवचन है फूल, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो ये क्या है? व्याकरण के विरुद्ध है, तो ये दोष कहलाएगा। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण है कि कुमुदिनी खिल गया बाल रवि को देखी। यहाँ पर देखिए कि जो कुमुदनी शब्द है वो क्या है?
स्त्रीलिंग शब्द है। और जो क्रियापद है, जब कुमुदनी शब्द स्त्रीलिंग है तो क्रियापद भी क्या आना चाहिए? स्त्रीलिंग आना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या आया है? क्रियापद कि खिल गया है। होना क्या चाहिए था कि कुमुदनी खिल गई, जबकि यहाँ पर क्या आया है? कुमुदनी खिल गया। तो अतः यहाँ पर भी क्या है? व्याकरण संबंधी कमी है, व्याकरण के विरुद्ध है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? शब्द दोष कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है वाक्य दोष, कि वाक्य की रचना में पाया जाने वाला दोष क्या कहलाता है? वाक्य या रस दोष कहलाता है। अर्थात जब किसी काव्य में क्रम भंग संबंधी कोई त्रुटि पाई जाती है तो वहां वाक्य दोष होता है। वाक्य की रचना कैसे होती है? कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होती है। ये जो क्रम है वो जब भंग हो जाता है तो क्या हो जाता है? वाक्य दोष हो जाता है। अब यहाँ पर एक मैंने उदाहरण दिया है कि अमानुषी भूमि अबानरी करो। यहाँ पर रावण इस पंक्ति में कहना क्या चाहता है कि मैं इस भूमि को मनुष्य और बंदरों से रहित कर दूंगा। कहना तो ये चाहता है, पर यहाँ पर वाक्य का शब्द क्रम योजना को देखने से यहाँ ये अर्थ निकलता है कि मनुष्यों में मनुष्य से रहित इस भूमि को बंदरों से रहित कर दूंगा। जबकि रावण क्या कहना चाहता है कि मैं इस भूमि को मनुष्य और बंदरों से रहित कर दूंगा। अब ये शुद्धि किस तरह से होगी? जब इसे यूं लिखेंगे कि भूमि अमानुषी अबानरी करो, तो यहाँ वाक्य संबंधी दोष है। अब दूसरा उदाहरण देखिए कि बकरी को काट कर गाजर खिला दो। तीसरा है कि बच्चे को प्लेट में रखकर, यहाँ पर खाना आना चाहिए, खाना खिला दो। तो ये सब जो क्या है? वाक्य संबंधी दोष है। अगले दोष की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रकार है अर्थ दोष, यानी कि किसी काव्य रचना में अर्थ से संबंध रखने वाले दोष क्या कहलाएंगे? अर्थ दोष कहलाएंगे। कि जब किसी वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? अर्थ दोष माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, मैंने एक यहाँ पर पंक्ति दे रखी है कि दृश्य बड़ा था चारु मंजू सुंदर मनमोहन। अब यहाँ पर मंजू, सुंदर और मनमोहन, इन सबका वही अर्थ है जो चारु का है। तो अतः यहाँ पर क्या है? अर्थ की पुनरुक्ति हुई है। ठीक है, एक ये जो शब्द है वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनावश्यक शब्द आए हैं इसमें, तो इसलिए पुनरुक्ति दोष हुआ, अर्थ दोष हो गया। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए कि मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं। तो अब यहाँ पर देखिए काल का भी वही अर्थ है जो समय का है, अनावश्यक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? अर्थ दोष होगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 4 दोषों को लिया है। देखते हैं। पहला दोष मेरा, पहला है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? सुनना। कटुत्व यानी कि कड़वापन, यानी कि जो शब्द सुनने में अप्रिय लगते हैं, कठोर प्रतीत होते हैं, वहां पर क्या होता है? श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। जो ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में कड़वे लगते हैं, हम जिन्हें सुनना नहीं चाहते हैं, अप्रिय लगते हैं, वहां पर क्या होगा? यदि उन शब्दों का प्रयोग कवि करता है तो वहां पर क्या होगा? श्रुति कटुत्व होगा। अब पहचान के लिए जब काव्य में मूर्धन्य या संयुक्त वर्णों का प्रयोग होगा वहां पर श्रुति कटुत्व है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है विद्यार्थियों कि मैं बता दूं कि यदि कोई रचना है जो ओज गुण से युक्त है, कोई देशभक्ति संबंधी कविता है या फिर युद्ध संबंधी जहां वर्णन होता है, वहां पर यदि मूर्धन्य या संयुक्त वर्णों का प्रयोग कवि करता है तो वो तो गुण के अंतर्गत आ जाएगा, वो दोष नहीं कहलाएगा। किंतु मान लीजिए कोई श्रृंगार रस की रचना है, ठीक है, साधारण सी कोई बात है, उसमें यदि कवि मूर्धन्य या संयुक्त वर्णों का प्रयोग करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? श्रुति कटुत्व दोष माना जाएगा। जैसे कि एक मैंने यहाँ उदाहरण दिया है कि कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता।
सिंपल सी साधारण सी बात है, लेकिन इसमें देखिए आप ट दृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, सिंपल सी साधारण सी बात में मूर्धन्य संयुक्त वर्णों का इसमें प्रयोग किया हुआ है कि कहा गया है कि कवि का जो कार्य होता है वो कठिनतर होता है, कठिन होता है। हम इसकी भर्त्सना नहीं करते हैं, हम इसको मानते हैं, इसकी आलोचना नहीं करते, किंतु ये भी माना जाता है कि यदि कोई विषय है वो यदि उत्कृष्ट है, अच्छा है, तो इसमें जो विचार है वो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। यानी कि कहना यहाँ पर ये चाहता है कवि कि हमें विषयों का चयन अच्छी तरह से करना चाहिए। यदि अच्छे विषय वाले कोई प्रसंग, अच्छा प्रसंग लिखा जाएगा तो उसमें जो विचार है वो भी अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। साधारण सी बात है, किंतु इस पूरे पद में हम देखते हैं पंक्तियों में कि ये यहाँ पर भी ट, यहाँ पर भी ट और संयुक्त वर्ण है। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या आ गया, एक दोष आ गया है, श्रुति कटुत्व दोष आ गया है। अब अगला उदाहरण है, देखिए कि कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरन टारी। इकटक, ये ट, डटी ट, टटिया में ट, फिर टारी में ट, लगातार मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग हो रहा है, जबकि यह है क्या, श्रृंगार रस की एक रचना है, जो कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती जा रही है, उससे संबंधित है। किंतु इस श्रृंगार रस की रचना में भी कवि ने क्या है, लगातार ट, ट, टटिया में ट, टारी में ट का प्रयोग करते हुए इसे श्रुति कटुत्व दोष से भर दिया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप देखेंगे कि श्रुति कटुत्व दोष में क्या होता है, लगातार मूर्धन्य या संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि श्रृंगार रस की रचना या रचना होती है, कोई साधारण सा वाक्य होता है, उसमें यदि ट वर्णों का प्रयोग, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग या संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, तभी हम श्रुति कटुत्व दोष उसे मानेंगे। किंतु यदि ओज गुण से युक्त रचना होती है, ओज गुण से युक्त यानी कोई देशभक्ति पूर्ण रचना होती है, या फिर हम यूं कहेंगे कि युद्ध से संबंधित कोई वर्णन होता है, वीर रस से पूर्ण कोई रचना होती है जिसमें ओज गुण होता है, उसमें तो क्या होता है, मूर्धन्य और संयुक्त वर्णों का प्रयोग क्या है, गुण के अंतर्गत आ जाएगा, उसे हम दोष के अंतर्गत नहीं मानेंगे। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला दोष पढ़ते हैं। अगला मेरा दोष है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष क्या होता है कि जहां काव्य में कवि के द्वारा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करके ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर क्या होता है, ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। अब यानी कि सभी मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है कवि द्वारा, और एक आधा बीच में ग्राम्यत्व शब्द, ग्रामीण बोलचाल का शब्द डाल दिया जाता है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ग्राम्यत्व दोष आ जाएगा। जैसे कि इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि कैसे रहते हो इस द्वार पर, फिर से कभी ना आओ। सारे मानक शब्द हैं, किंतु इसमें दोष क्या आया है, द्वार। ये शब्द क्या है, ग्रामीण बोलचाल का शब्द है। इन मानक शब्दों के बीच में द्वार शब्द आ जाना, ग्रामीण बोलचाल के शब्द का प्रयोग कर लेना, ग्राम्यत्व दोष हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए एक और उदाहरण है कि मूंड पर मुकुट धरे सोवत है गोपाल। अरे भाई देखो, सभी मानक शब्दों का प्रयोग है, मुकुट है, सोहत भी है, गोपाल क्या है, सोहत भी है, मुकुट। तो यहाँ पर मूंड शब्द इस यहाँ पर आना चाहिए था, मस्तक पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल, किंतु कवि ने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, मूंड। मूंड क्या है, ग्रामीण बोलचाल का शब्द है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया है, मूंड शब्द का प्रयोग करने से यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष आ गया है। अगले उदाहरण में देखिए कि मचक मचक मत चलो। तो ये जो मचक मचक शब्द है वो भी क्या है, ग्रामीण बोलचाल का शब्द है। यदि पूरी कविता ग्रामीण बोलचाल की हो तब तो वो दोष नहीं है, किंतु मानक शब्दों का, जहां पूरी कविता मानक शब्दों का प्रयोग करके बनाई गई है, साहित्यिक शब्द का जहां पर प्रयोग हो रहा है, किंतु बीच में आप देखिए ग्रामीण बोलचाल के शब्द डाल दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, ग्राम्यत्व दोष बन जाता है। चलिए अगले दोष की तरफ बढ़ते हैं।
अगला मेरा दोष है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व, अप्रतित्व का अर्थ क्या होता है? उसमें अर्थ तो होता है, ठीक है, कोई कविता है, कोई पंक्ति है, उसका अर्थ तो होता है किंतु वो समझ में नहीं आता, क्योंकि कविता जो होती है, काव्य जो होता है, वो साधारण जनों के लिए होता है, सभी को समझ में आना चाहिए। किंतु जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस अर्थ में उस अर्थ को जानने के लिए किसी विशेष शास्त्र के प्रयोग करने की जरूरत होती है, या फिर किसी विशेष शास्त्र में ही वो प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे पारिभाषिक शब्द जो होता है उनका प्रयोग वहां पर किया जाता है और अर्थ साधारण जनों को समझ में नहीं आता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अप्रतित्व दोष हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया है कि यह तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। अब ये अनुभव शब्द है, अनुभव किसमें आता है? रसों में आता है, रस में आता है ना, काव्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है ये, ठीक है। अनुभव क्या होता है? आश्रय की जो चेष्टाएं होती है वो क्या होती है? अनुभव। अब इसे हर कोई जान नहीं पाएगा, ये एक पारिभाषिक शब्द है जो काव्य शास्त्र का है। काव्य तो क्या होता है? साधारण जनों के लिए, पर यह शब्द क्या है? साधारण नहीं है। तो ये क्या है? जहां पर इस तरह से काव्य शास्त्र या योग शास्त्र के शब्द आते हैं, यानी पारिभाषिक शब्द आते हैं, वो क्या होता है? अप्रतित्व दोष कहलाता है। अगला उदाहरण है कि तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। अब यहाँ पर ये जो आशय है, आशय का अर्थ क्या होता है? मतलब समझ में आता इसका अर्थ। आशय का साधारण जनों के लिए तो अभिप्रेत क्या होता है? अर्थ होता है, किंतु यहाँ पर आशय इस शब्द का अर्थ है वासना, पर इस अर्थ में ये जो शब्द है केवल योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आशय शब्द का जो अर्थ है वो वासना ही है, किंतु ये प्रयोग किसमें होता है? केवल अर्थशास्त्र में, नहीं सॉरी, योग शास्त्र में ही ये शब्द प्रसिद्ध है। हर कोई इसके अर्थ को जान नहीं पाता है, अर्थ है इसका किंतु समझ नहीं पाता है, तो फिर ये अप्रतित्व दोष होगा। अब यहाँ पर एक और यहाँ मैंने उदाहरण लिया है जायसी के पद्मावत से कि नव पोरी पर दसव द्वारा तेही पर बाज राज घरियारा। यहाँ पर जो है रत्नसेन है वो पद्मावती से मिलने जाते हैं, तो उनके बारे में ये बताया गया है कि 9 पोरी आएगी, 2 छोटे छोटे पोल आएंगे, उसके बाद 10वां एक बड़ा द्वार आएगा, यहाँ पर एक घंटा हमेशा बज रहा है। ये क्या है? ये साधारण अर्थ नहीं है, इसमें योग शास्त्र से संबंधित अर्थ दिया गया है कि जो हमारी कुंडलिनी है वो हमारे 9 चक्रों को भेद कर मस्तक तक जाती है, वहां पर अनहद नाद हमेशा बजता रहता है। तो ये जो पूरा उदाहरण है वो योग शास्त्र से संबंधित उदाहरण है, साधारण व्यक्ति से समझ नहीं पाता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? अप्रतित्व दोष माना जाएगा। चलिए अगले दोस्त की बढ़ते हैं। अगला मेरा दोष है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष क्या होता है कि जहां किसी काव्य का अर्थ सहज ही समझ में नहीं आता है, अपितु बड़ी कठिनाई से जोड़ बाकी करके हमें उसका अर्थ समझ में आता है, तब वो क्या होता है? क्लिष्टत्व दोष होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी काव्य में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर या एक दूसरे से जोड़कर अर्थ प्रकट होता है, वह क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी कि उसका अर्थ निकालने के लिए हमें बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है, तो वहां पर क्या होगा? क्लिष्टत्व दोष होगा। यहाँ पर एक उदाहरण लिया है मैंने कि हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति ना फेर। इसमें हेम सुतापति वाहन शब्द का अर्थ हमें सहज ही समझ में नहीं आ रहा है। हेम यानी हिमालय, हेम सुता हिमालय की पुत्री कौन सी? पार्वती। सुतापति पति कौन? शिव। शिव के वाहन बेल, बेल किसके लिए प्रयोग हुआ है? मूर्ख के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से हमें सहजता से इसका अर्थ समझ में नहीं आया है, हमें अनेक शब्दों को आपस में जोड़कर कई माथापच्ची करके इसका अर्थ हमें निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? क्लिष्टत्व दोष हुआ। अब अगला है कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़ सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 30 करोड़। यहाँ पर 4 मिले, 4 क्या है?
दो दो आंखें, 64 खिले, 64 यहाँ पर क्या है, दांत है। 20 रे कर जोड़, हाथ को जोड़ते हैं तो दो जने हैं तो क्या है, कितनी उंगलियां हुई, 20 उंगलियां। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि जब एक सज्जन दूसरे सज्जन से मिलता है और वे अभिवादन करते हैं तो सबसे पहले उनकी चार आंखें, दो और दो, चार आपस में मिलती है। इसके बाद 64 दांत, 32 और 32, 64 खिल जाते हैं और 20 उंगलियां, दो जने हैं तो 10 और 10, 20 उंगलियां आपस में जुड़कर यानी कि हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और इनके शरीर के 30 करोड़ रोम यानी 15-15 करोड़, 30 करोड़ जो रोम रोम होता है वो प्रसन्न हो जाता है। अब देख लिए कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है हमें, कितना जोड़ करना पड़ा है इसमें, फिर अर्थ हमें समझ में आया है। तो एक क्लिष्टत्व दोष हो गया। अगला उदाहरण है कि अहि रिपु पति प्रिया सदन है तेरा मुख कमनीय। अहि का अर्थ क्या होता है, सर्प होता है। सर्प का शत्रु गरुड़, गरुड़ का पति विष्णु और विष्णु की प्रिया कौन होती है, लक्ष्मी। लक्ष्मी का सदन यानी कि निवास कौन होता है, कौन सा होता है, कमल। अर्थात हे कामिनी तुम्हारा मुख तो कमल के समान है। देखिए यहाँ पर भी शब्दों को आपस में मिलाकर एक दूसरे को जोड़कर है जो अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, क्लिष्टत्व दोष हुआ। तो विद्यार्थियों मैं मानती हूँ कि आज काव्य दोष के बारे में, चार काव्य दोषों के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। मेरे अगले वीडियो में हम आगे के दोषों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस एक पूरे वीडियो में यदि मैं सारे दोष डाल देती तो काफी लंबा पड़ जाता, तो थोड़ा उबाऊ सा हो जाता, उबने लग जाते आप इससे। इसलिए मैंने सोचा कि अगले वीडियो में मैं बाकी के सारे दोष आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगी। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।